नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मेरा नाम रवि साहब है और आज फिर से मैं हाजिर हूँ फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक लेकर। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम को, बहुत डिटेल वे में हमने उसे समझा था, जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि उस थ्योरम को हम लोग कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या है। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था और हमें क्या पता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग को मिलता है फ्लक्स। अब इसमें गॉसेस थ्योरम थोड़ा सा करेक्शन करता है। वो कहता है कि अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो इसका वैल्यू होता है 1/E0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो अगर ये क्लोज्ड सरफेस ना हुआ तो क्या गॉसेस थ्योरम यहां पे अप्लाई नहीं होगा? तो भी होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उस सरफेस को क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे और बनाने के लिए हम लोग उसके चारों तरफ एक सरफेस को इमेजिन कर लेंगे। उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली गॉसेस थ्योरम गॉसियन सरफेस के बारे में है। गॉसियन सरफेस मतलब कोई भी एक सरफेस है, उसको हम उसके चारों तरफ हम लोग एक सरफेस को कंसीडर कर लिए हैं। कोई एक छोटा सा पॉइंट भी है तो उसके चारों तरफ हम एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल कितना होता है? तो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। ये था हमारा गॉसेस थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं कि गॉसेस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कहां करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने गॉसेस थ्योरम को पढ़ाने से पहले कहा था कि गॉसेस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग कुछ कंडीशंस में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसका किसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं आज। सबसे पहला, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का, यानी एक वायर जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब आप ये मत समझना कि मार्स से वो वायर स्टार्ट होता है और जाके जुपिटर में खत्म होता है, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है फिजिक्स में कि कुछ भी हो सकता है, लेंथ उसका चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चाहे वो 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या फिर वो 20 किलोमीटर भी हो सकता है, या फिर वो 20,000 किलोमीटर भी हो सकता है, या 20,000 लाइट ईयर भी हो सकता है। कुछ भी उसका वायर का लेंथ हो, हम लोग उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी एक शीट होगा जिसके अंदर चार्ज रहेगा। शीट मतलब जैसे पेजेस होते हैं, एक शीट है, कुछ भी कह लो आप। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, थिन है और प्लेन शीट है, उसमें चार्ज है। उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तीसरा है टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पहले तो हमने एक शीट को देखा, अब क्या करेंगे, दो शीट अगर पैरेलली अगर हम लोग रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, हम लोग वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि एक थिन स्फेरिकल सेल होगा जो कि क्या होगा, जो कि चार्ज होगा। तो हम उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1। यहां एक वायर दिख रहा है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस वायर के चारों तरफ लेंगे एक गॉसियन सरफेस।
तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं गॉसियन सरफेस को। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है। अब देखिए, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। हमें पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड होगा। यहां पर हमने वायर को पॉजिटिवली चार्ज माना है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, अब हम लोग इस गॉसियन सरफेस में ले लेते हैं स्मॉल एरियाज, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर को। जरा मैं बता दूं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है, आप मेरे पिछले वीडियोस देखो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गॉसेस थ्योरम को डिस्कस किया है, उसके पिछले वाले में एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल को, तो आप उसे देख लो। फिर भी मैं बता दूं, ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा ही है, सिलिंड्रिकल, जो हमने लिया है यहां पे। ये सिर्फ यहां तक ही नहीं है, पूरा है। जहां तक वायर गया है वहां तक हमने इस गॉसियन सरफेस को लिया है। तो इस सिलेंडर में एरिया वेक्टर्स कहां कहां होंगे। देखिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस तरफ। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस तरफ। और ये जो कर्व वाला सरफेस है, इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया क्या होगा, चारों तरफ। ओके, इधर और इधर छोड़ के पूरा इधर, मतलब परपेंडिकुलर इसके। ठीक है, यहां पे ऊपर की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है, ये इसके कौन से फेस के लिए है, ये इस वाले फेस के लिए है। तो डायरेक्शन इस तरफ, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, आई मीन किस तरफ है, इस तरफ। ओके, ठीक इसी तरह हमने यहां भी एक एरिया वेक्टर लिया है, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, देखिए इस तरफ। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। अब इस वाले सरफेस में ले लेते हैं, इसे इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इस वाले सरफेस के लिए ले लेता हूं। तो यहां पे हमने एक एरिया वेक्टर लिया, यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, वो इसकी वजह से जो सरफेस इंटीग्रल है वो, इसकी वजह से जो सरफेस इंटीग्रल है वो, और इस सरफेस की वजह से जो सरफेस इंटीग्रल है वो, तीनों का समेशन होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं स्मॉल एरिया डीएस के लिए। तो चलिए इन तीनों का नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो ये हो जाएगा फॉर सरफेस ए ई डॉट डीएस। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए ज्यादा। इसको यहां बोर्ड शाइन कर रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। देखिए इस पॉइंट पे डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईडीएस कॉस 90 डिग्री प्लस पॉइंट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का जो
एंगल है वो है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा फॉर बी EDS cos 0 डिग्री, एंड इस वाले के लिए सी के लिए क्या हो जाएगा, ये EDS cos अगेन 90 डिग्री यहां भी, तो cos 90 मिलकर 0 हो गए, और इसका वैल्यू, इसका मतलब हम जो निकालेंगे वही इसका नेट सरफेस इंटीग्रल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा EDS। तो ये कौन से सरफेस के लिए है, ये इस वाले सरफेस के लिए है, ये जो कर्व सरफेस है उसके लिए। और हमें पता है कि किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये तो स्मॉल सरफेस था, अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो अगर इस वायर का लेंथ L है, अगर इस वायर का लेंथ L है, इनफाइनाइटली जितना भी हो, अगर लेंथ L है और जो इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो अगर R है, तो ये हो जाएगा 2 पाई RL। तो यहां से हमें सरफेस इंटीग्रल मिला E इंटू 2 पाई RL। अब चलिए गॉसेस थ्योरम को यूज करते हैं। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या मिलेगा हमें, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds दैट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने मान लिया है कि इस पूरे वायर का जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो इस E डॉट, इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। E डॉट ds के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम पुट कर देते हैं ये वाला वैल्यू, यानी E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q। Q के प्लेस पे हम लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है Q बाई L। तो ये जो Q बाई L है, इसे हम लोग यहां से Q इक्वल टू लैम्डा L भी लिख सकते हैं, तो Q के प्लेस पे लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें E इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब E का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा लैम्डा L बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। L L यहां हो गया कैंसिल, तो हमें यहां से E इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। तो इसे 1 बाई 4 पाई E नॉट बनाते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हमें लिखना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसका डायरेक्शन। तो देखिए इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब यहां पर अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला लेते हैं तो इसका रेडियस इस तरफ होगा, तो ये जो R है, R के डायरेक्शन में हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब R के डायरेक्शन में होता है, तो हमें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ये मिलेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिए हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब कितना इसका लेंथ है वो हमें नहीं पता है।
तो फिर से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। अगेन ये सिलेंड्रिकल है, 3 सरफेस इसमें लेंगे हम लोग एरिया वेक्टर के लिए। ये एक इस तरफ, यहां का एरिया वेक्टर इस तरफ और यहां का इस तरफ। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, आउटवर्ड। ये ऐसा शीट है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ इस तरफ, राइट। तो यानी कि यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, यहां पे इस तरफ और यहां पे हो जाएगा ये इस तरफ भी ले सकते हैं, माफ कीजिएगा इस तरफ है, इस फेस में है तो ये इस तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, चलिए नाम देते हैं ए बी सी अगेन। तो ये ए ई डॉट डी एस प्लस बी सरफेस ए के लिए डीएस और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस बी में देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ई और डी एस के बीच, और सी में फिर से 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो और ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों तो सेम एरिया वाला सरफेस है, राइट। तो दोनों का सरफेस इंटीग्रल भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा 2e ds। तो यहां से हमें मिलेगा 2e ds के प्लेस पे क्या होगा, जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा का पूरा सरफेस मिलेगा। कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस, गॉसियन का ये वाला सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो ये एक सर्कल है, ये वाला और ये वाला, तो ये एक सर्कल है और सर्कल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहां से मिला 2e इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम क्या है, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, यहां फाई की हमें जरूरत नहीं है, इसके जगह पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, और यहां क्यू के प्लेस पे देखिए इसका एक सरफेस है, वहां क्या था, वहां लेंथ था वायर का, वहां पे लेंथ था, यहां पे सरफेस है। तो इसके लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यानी कि यहां से हमें सिग्मा इक्वल टू मिलेगा क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, और ए के प्लेस पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो जहां पे क्यू है वहां लिखेंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और तो यहां से हमें E इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नोमिनेटर में क्या रहेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमें यहां से E का जो मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा सिग्मा बाई 2
एप्सिलॉन नॉट। यहां एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है कि ये जो शीट है वो हम लोग फ्री स्पेस में रखे हैं। इसके पहले भी जो हम लोग वायर निकाले थे उसे भी हम लोग कंसीडर कर लिए थे कि वो फ्री स्पेस में है, यानी कि वैक्यूम या एयर में है। अगर मान लीजिए कि ये किसी मीडियम में हुआ तो क्या होगा, तो सिंपली E इक्वल टू हो जाएगा तब सिग्मा बाय 2 रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैंने शुरुआत के वीडियोस में डिस्कस किया है कि कैसे ये आता है, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं है तो आपको वीडियो देख लो, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग किस तरफ लेंगे, इसका डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। इस बार क्या होगा, इस बार दो प्लेन शीट्स होंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगे, थिन होंगे, और इन दोनों की वजह से 3 रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कितना होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो हमने अभी भी क्या जाना कि एक प्लेन शीट अगर रहा चार्ज, तो इसके अंदर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, इंटेंसिटी वो होगा ये। अब अगर ये बिल्कुल थिन ना हो करके थोड़ा मोटा होगा, अगर इसके अंदर थोड़ा सा थिकनेस होगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि चार्जेस इसमें भी रिसाइड करेगा और उस तरफ वाले में भी रिसाइड करेगा। अच्छा, थिकनेस उतना भी नहीं है कि यहां पे चार्ज रिसाइड करे, थोड़ा सा ही थिक है, तो क्या होगा, दोनों तरफ चार्जेस रिसाइड करेंगे और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा ये किसके लिए है, ये है प्लेन शीट जिसके पास थोड़ा सा थिकनेस है। वैसे अगर प्लेन शीट लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये होना चाहिए। आइए अब चलते हैं सीधा मुद्दे पे। तो ये दो हमने ले लिया, दोनों को हमने पॉजिटिवली चार्ज माना, और इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका मैंने मान लिया सिग्मा 1, इसका मैंने मान लिया सिग्मा 2, मतलब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये जो सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से। ये केस नंबर 1 मानते हैं इसे, केस 1, मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। इस रीजन में, इस शीट की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा और इधर इस तरफ, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज किसी भी चीज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आउटवर्ड होता है, और यहां भी आउटवर्ड। इसकी वजह से ये किधर होगा, इस तरफ होगा, यहां पे इस तरफ और यहां पे इस तरफ। ये E1 मान लेते हैं, इधर E2। तो देखिए इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में जो नेट इंटेंसिटी होगा वो देखिए, इंटेंसिटी 1 का भी डायरेक्शन इस तरफ, इंटेंसिटी 2 का भी डायरेक्शन इस तरफ। तो जो नेट इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेट इंटेंसिटी E, सिर्फ इस रीजन के लिए। तो यहां से हमें नेट इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या मिलेगा,
E1 प्लस E2, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। E1 प्लस E2, E1 के लिए क्या लिखेंगे? E1 के लिए लिखेंगे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां के लिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो बहुत इजीली है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप ऐड कर दो और उसे 2 बाई उसे हम लोग 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि ये आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या है? अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा इधर? तो डायरेक्शन E1, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो हमें ये मिलेगा नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस रीजन में। यहां पे क्या होगा? यहां भी दोनों ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्शन होगा इस तरफ, यानी E इक्वल टू मिलेगा E1 प्लस E2 दैट इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे वाले से ज्यादा रहेगा तब। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। अब की बार एक को हम लोग नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। इसकी वजह से ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमेशा इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, तो ये वाला तो वही का वही रहेगा। एक काम करते हैं, सबको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज किसी भी पार्टिकल का क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, यानी यहां पे इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ। ड्यू टू दिस द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। तो यहां पे नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? देखिए ऑपोजिट है। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो डायरेक्शन होगा इस तरफ इंटेंसिटी का, और इसका वैल्यू क्या आएगा? ये होगा हमारा E1 माइनस E2, यानी हमें ये मिलेगा, यहां पे मिलेगा माइनस। इस रीजन में देखो, यहां पे दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ है, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, नेट इंटेंसिटी का। जिसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहां पे ऐड हो जाएंगे दोनों, तो हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन। यहां पे क्या होगा? यहां पे ऑपोजिट है दोनों, और जैसे कि बता चुका हूं, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो डायरेक्शन इस तरफ, यानी यहां पे हो जाएगा ये माइनस, और ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। चलिए अब चलते हैं केस नंबर 3। अगेन वही होगा सब कुछ। अब की बार क्या होगा? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों में हम लोग सिग्मा 1 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा? तो यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो यहां पे E इक्वल टू मिलेगा 0। यहां E1 माइनस E2 दोनों तो सिमिलर है, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे? दैट इक्वल्स टू 0। यहां पे भी सेम हमें मिलेगा 0, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा हमारा E1 प्लस E1 दोनों सेम है, 2E1, ट्वाइस ऑफ E1 या ट्वाइस ऑफ E2, कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग दो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट्स लें
जो कि ऑपोजिट चार्ज हैं और उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि अगर सिग्मा है तो इन दोनों रीजन में कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, बट इसके मिडिल में हमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो कुछ इस प्रकार होगा। टू कैंसिल होके ये, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो, मतलब किसी भी प्लेट के सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो। चलिए अब हम लोग फटाफट चलते हैं आज के हमारे एप्लीकेशन नंबर 4 में, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। कोई थिन स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे उस थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ कोई पॉइंट अगर है तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस शेल के सरफेस में कितना होगा, और उस शेल के इनसाइड यानी अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट वाला पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्फेरिकल सेल को ले लेते हैं जिसका सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R, और इसका जो टोटल चार्ज है वो है +Q। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आउटसाइड कोई पॉइंट P अगर है जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेंगे और इस पॉइंट पे एक एरिया वेक्टर हम लोग लेंगे। देखिए ये स्फेरिकल सेल है, गॉसियन सरफेस भी तब स्फेरिकल ही लेंगे, और अगर स्फेरिकल होगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर बनाते हुए, मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा इसका ds का, और सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन कुछ इधर ही होगा। चलिए ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसके सरफेस में है और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा। यानी पॉइंट वाली बात ये है कि ds और E इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, दोनों कोलिनियर होंगे। किसी भी पॉइंट पे यहां पे रखेंगे तो सेम कंडीशन होगा। तो यहां से गॉसेस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा phi इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें इस फाई की जरूरत नहीं है, फ्लक्स की हमें जरूरत नहीं है, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं और इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब E ds cos 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E और इस वेक्टर का, इस ये जो स्मॉल हमने एरिया वेक्टर लिया है उसका मैग्नीट्यूड ds और उसके बीच में ये cos 0 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड टोटल ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, ये तो 1 हो गया, बचा E ds। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो किसका है, ds के रिस्पेक्ट में है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ds पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग E को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और Q के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है दैट मींस सिग्मा, वो क्या होता है, वो होता है Q बाई A, दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो Q बाई A के प्लेस में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई, इसका R मतलब 4 पाई R स्क्वायर। ओके, तो यहां हम लोग इसके प्लेस पे लिखेंगे,
तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ds तो ये स्मॉल एरिया है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा गॉसियन सरफेस, ये जो स्फीयर है उसका एरिया हमें मिलेगा, और इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, है तो स्फेरिकल सेल। ओके, ये गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस ये स्मॉल r है, तो इसके इस एरिया के प्लेस में हम लिख देंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इक्वल टू हमें मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई, अच्छा यहां कैपिटल R होगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और तो यहां से हमें E इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें सिग्मा, ये 4 पाई इधर से कैंसिल हो गया, दोनों नोमिनेटर में है, ये हो जाएगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि अगर सरफेस के ऊपर वो पॉइंट रहे तो क्या होगा। तो चलिए फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं उस सेल को, सेंटर को, टोटल चार्ज प्लस Q, रेडियस कैपिटल R, और वो पॉइंट उस सरफेस पे सपोज यहां पे है पॉइंट P, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस लेंगे। देखिए गॉसियन सरफेस लेने का कॉन्सेप्ट क्या है, गॉसियन सरफेस हम लोग उस सरफेस को बोलते हैं जो उस पॉइंट के चारों तरफ होता है और जहां पे चार्ज यूनिफॉर्म होता है। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, तो इसका जो सरफेस है इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस, यानी ये जो स्फीयर है यही इसका गॉसियन सरफेस भी होगा। तो यहां पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेते हैं ds, अगेन द सेम थिंग ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, फिर से हमें गॉसेस थ्योरम से मिलेगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दैट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी भी हमने देखा कि इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, इसके थ्रू हमें मिलेगा E इंटू ये एरिया, या चलिए थोड़ा सा लेंथी बना ही देते हैं, EDS इक्वल टू यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये Q के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया, इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया तो मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस भी तो यही स्फीयर है, तो यहां भी हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर दैट इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी स्फेरिकल सेल, एक थिन स्फेरिकल सेल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पॉइंट पे, यानी कि उस सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, यानी कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो हम लोग अब इस पॉइंट P को यहां नहीं लेंगे, यहां नहीं लेंगे, कहां पे लेंगे, अंदर किसी यहां पे, और सपोज इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, फिर से वही सब करेंगे, यहां पे गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेंगे, और हमें यहां से क्या मिलेगा, फिर से वही गॉसेस थ्योरम से हमें मिलेगा
यहां से हमें मिल जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए किसी भी हॉलो कंडक्टर के इनसाइड यानी इसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है जीरो। किसी स्फेयर का जो कि हॉलो स्फेयर है उसके अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता है, सारे चार्ज उसके बाहर वाला जो सरफेस है, जो उसका सरफेस है उसमें ही रिसाइड करता है, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता। ये मैं पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि कोई भी कंडक्टर है अगर वो स्फेरिकल है तो उसके सरफेस पे ही वो चार्ज रिसाइड करेगा, अंदर की तरफ नहीं। तो इसीलिए इसके अंदर जब चार्ज है ही नहीं तो चार्ज के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये तो ds है यानी एरिया, ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, और ये q के प्लेस पे लिख देंगे 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमें 0 मिल रहा है, यानी कि हमें यहां जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगा 0। और इससे पहले जो दोनों कंडीशन थे उसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पहले वाले कंडीशन के लिए होगा ये r की डायरेक्शन में है तो इसीलिए r कैप। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, और तीसरा वाला तो हमारा 0 है। तो यानी कि हमने देखा कि किसी भी हॉलो कंडक्टर में, किसी भी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर में क्या हो रहा है, उसके इंटीरियर में यानी उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रह रहा है। मतलब उसके अंदर अगर कोई बॉडी रहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक शील्डिंग, वो बचा हुआ रहता है, सुरक्षित रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपसे हो सकता है कि कभी क्वेश्चन इसके ऊपर किया जाए कि इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या है बताओ आप, तो क्या लिखेंगे कि किसी भी स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस फिल्म को। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर ऐसा नहीं है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज्यादा हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए हमसे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को आप लाइक कर दें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनका भी कुछ फायदा हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नाम के पास देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको प्रेस करके पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।